नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग का करंट का क्लास चल रहा था और उस करंट के क्लास में हमने आपको 2 पार्ट दिए। मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं और आज बारी है इसके 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट की। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, मतलब मंथली जो करंट हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने पहले दिसंबर से स्टार्ट किया है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का चल रहा है। तो इसमें जो हम लोग ने क्लास किया है वो हमारा मार्च मंथली का 2 पार्ट हो चुका है और आज लास्ट पार्ट है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ जिससे कि आप लोग को आसानी हो। तो थोड़ा नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम का है नंबर, टेलीग्राम पे आपको गोविंद सर GS करके सर्च करना है और ये मेरा नंबर है। ये आपका ग्रुप है, उसमें इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आप PDF इसका ले सकते हैं वहाँ से, और इसमें मैं PDF आपको डाल दिया करूँगा, मार्च का डाल दूँगा। इसके पहले आप फरवरी का भी नहीं पढ़ा है तो फरवरी का भी मैं आपको दे दूँगा जैसे जैसे कंप्लीट क्लासेस होंगे, और उस कंप्लीट क्लासेस के साथ साथ हम लोग PDF भी आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उस पर आज चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश से 16,479 नेगुल LMG लाइट मशीन गन खरीद के लिए समझौता किया है। ऑप्शन आपके सामने लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। इजराइल, चीन, जापान और रूस। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार है उस भारत सरकार ने अभी इजराइल वेपन्स इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, और इजराइल की जो वेपन इंस्टीट्यूट संस्था है उसके माध्यम से भारत LMG मशीन गन को खरीदेगा, और इसके लिए इसका जो समझौता है कितने रुपए का है, 16,479, ठीक है। तो ये मतलब कहने की एक समझौता हुआ है, लेकिन ये इस मशीन LMG का नाम है, तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इजराइल। तो आपका उत्तर सही क्या है, इजराइल, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मतलब इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता जो दिवस है वो प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं 20 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को, 20 मार्च को, ध्यान रखना आप लोग, 20 मार्च को मनाया जाता है। अभी अपने आपको इसका इंडेक्स भी बताया था, उस इंडेक्स में हमने विश्व प्रसन्नता सूचकांक भी बताया था, जिसमें कितना बताया था, 144वें नंबर पे भारत इस समय है 2020 में, और 2019 में कितने नंबर पे था, तो बताया था कि कितने, 140वें नंबर पे। और इस रैंकिंग में कौन सा था, तो फिनलैंड पहले स्थान पे था। कौन सा देश, फिनलैंड पहले स्थान पे था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मार्च को। और एक चीज ध्यान रखना, विश्व गौरैया दिवस जो मनाया जाता है वो भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। ये थोड़े एडवांस मतलब पॉइंट में बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में थीम भी पूछे जाते हैं। पहले देखिए क्या होता था ना कि उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं पहले इसमें दिवस पूछ ले जाते थे। दिवस कुछ पुराने भी होते थे
कुछ नए भी पूछ लिए जाते थे, लेकिन आपके प्रश्न पेपरों का जो क्रेज चल रहा है उस क्रेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें आपके थीम पूछे जा रहे हैं, तो इस थीम को थोड़ा आप लोग ख्याल करना, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। तो ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो थीम इसका याद रखिएगा, इसका पहला विकल्प सही है, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। फिर से बोल देते हैं, देखो, हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ये इसका थीम है इस वर्ष 2020 का विश्व प्रसन्नता दिवस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 की थीम क्या है, तो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। चलो, तो ये कुछ समझ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 20 मार्च को मनाया जाता है, और कहीं न कहीं इसका थीम क्या है, तो इसका थीम भी आपको मैंने बता दिया कि हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, ठीक है। चलो आगे के प्रश्न को देखें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे, यह है हमारा प्रश्न, ठीक है। चलिए देख लेते इसको, आप एक बार देखिए इसको, क्रिकेट लिखा है, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स। देखिए मैं आपको बता दूं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित, पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपको पता है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पद्मश्री से भी सम्मानित है। तो कहने के अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1961 में। 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहीं न कहीं इसमें अगर हम बात करें तो एक जो प्रदीप कुमार बनर्जी हैं उनका संबंध है फुटबॉल से। किस खेल से, फुटबॉल से। तो याद रखिएगा, जिनका अभी आपको पता हाल ही में निधन हो गया, तो निधन में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, बहुत ही टेक्निकल तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आप इनके नाम को नहीं जानते हो, उनका निधन हो गया, तो वो निधन हो गया, नाम तो याद रखो, लेकिन नाम के साथ याद रखो कि ये व्यक्ति किस विधा से संबंधित है, क्या किस खेल से संबंधित है, स्पोर्ट्स से, आर्ट एंड कल्चर से, या तो पॉलिटिशियन है, तो कहीं न कहीं या राइटर है, तो उस हिसाब से भी आपके प्रश्न पेपर में आते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। तो प्रदीप कुमार बनर्जी का संबंध किस खेल से, फुटबॉल से, और जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले, ये रहा आपका अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। विश्व जल दिवस 2020 की थीम पूछी जा रही है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कितनी तारीख को बंधु, 22 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इस बार इसका जो थीम है वह है जल और जलवायु परिवर्तन, मतलब वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये है इसका इस बार का थीम। और आपको पता है कि ये जल दिवस, विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के लोगों को जल की उपयोगिता के बारे में जागरूक करना, जल को संरक्षित करना, जितनी जरूरत हो उतनी ही उपयोग करना, उसका ज़्यादा या तो गलत तरीके का यूज नहीं करना। इसके लिए क्या करना, सभी दुनिया भर के लोगों को क्या करना, जागरूक करना, इसका सबसे प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। तो इस बार अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार विश्व जल दिवस की थीम क्या रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु और जलवायु परिवर्तन, सॉरी जल और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 22 मार्च को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, यह आपका प्रश्न। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 22 मार्च है, 22 मार्च 1912 को अगर हम बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ। तो एक तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। और बिहार 2010 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। और बिहार यह स्थापना दिवस कब से मना रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कब से मना रहा है,
आपका 2010 से, और 1912-22 मार्च को इसकी क्या हुआ था, बंगाल से बिहार अलग हुआ, और बिहार से आपको पता है कि झारखंड भी अलग हो चुका है। ठीक है, सन 2000। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया? देखिए, आईसीसी जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप था, 20 ओवर का जो मैच होता है महिलाओं का, उसमें आपको पता है कि यह खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। और यह जो फाइनल मैच खेला गया था, वो फाइनल मैच अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच? भारत के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, भारत और उप विजेता रहा। मतलब भारतीय महिला क्रिकेट जो टीम थी वह इस मैच को हार गई, और इसमें जो विजेता टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में मैच आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने इस मतलब ट्रॉफी को जीता, और किसको हराकर? तो भारत को हराकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये सभी के सभी आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मैं आपको एक्चुअल में क्रीम दे रहा हूँ जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके पेपर में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हम हर मंथ का आपको कराते चल रहे हैं, और आप आराम से इसको सुनते चलिए, लिखते चलिए, जितना भी हो सके। बस इतने क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको जो भी करंट देता है, और आप जानते भी हैं कि कई बार से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो आप 6 महीने का करंट कवर करके जाते हैं, वहाँ पे 1 साल 1.5 साल पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो वो थोड़ा सा अगर आप इस बार रिवाइज किए रहेंगे तो वो आपके पेपर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, आप उस चीज़ से लाभान्वित होंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। क्वेश्चन हो चुका है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन अभी मैंने बता भी दिया। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में बीबीसी ने किस खिलाड़ी को इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया है? ये है आपका प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। किसको? पीवी सिंधु। तो आपके पेपर में कई बार पेपर में आ जाता है। तो देखो, हमने ऐसा क्वेश्चन देखा है कि कई बार एग्जाम में तो पहले यही प्रश्न पूछ देता है कि ये किस खेल से संबंधित है। हिमा दास जानते हैं एथलेटिक्स से, विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित, कुश्ती से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मनिका बत्रा का नाम जानते हैं आप लोग टेबल टेनिस से। ठीक है, और कोशिश यही किया करिए कि कहाँ की रहने वाली है वो भी आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में ये भी पूछ देता है। तो वो थोड़ा सा आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं। जनरल अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि आपको उत्तर के साथ साथ उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, उसके आसपास के जो मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ टाइप वही क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। लिखा है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा के सीमा निर्धारण हेतु एक परिसीमन आयोग गठित किया। इस आयोग का गठन सरकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करती है? ये क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बता दूं, परिसीमन आयोग का गठन जो किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। अगर आपको एक अनुच्छेद पता होगा, अनुच्छेद 82, तो अनुच्छेद 82 में लिखा है प्रत्येक जनगणना के बाद उसका समायोजन। इसका मतलब यह होता है कि सरकार सीमा में बढ़ोतरी करना, जैसे जितने भी क्षेत्र आवंटित किए गए हैं उसके सीमा का निर्धारण परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर उसको बढ़ाया जाता है। तो इस आधार पर लिखा है कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो मतलब 5 राज्यों कौन कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें इसका गठन किया गया। इस आयोग के द्वारा परिसीमन आयोग कहाँ तक कार्य करती है, तो कहीं न कहीं इसके जो सीमा में वृद्धि होगी, तो वो किस किस राज्यों का इस पर प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आएंगे, वो थोड़ा हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही है कि वो क्वेश्चन पेपर में पूछ भी सकता है। तो एक तो आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर है, एक है असम,
एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड और एक है आपका मणिपुर। ये इसके अंतर्गत होंगे जिनके लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमा में निर्धारण, मतलब जो सीमा है उसमें वृद्धि की गई है। और ये किस अनुच्छेद के तहत कार्य करेगा या किस अनुच्छेद के तहत अधिकार दिया गया, तो ये अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 82। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो ये आपको नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो आपको मैं बता दूं, रणजी ट्रॉफी का ये 86वां संस्करण था और 86वें संस्करण में सौराष्ट्र ने पारी के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें बंगाल को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम किया। ठीक है, तो 86वें संस्करण में सौराष्ट्र ने बंगाल को एक पारी के आधार पर क्या किया, हराकर ये अपने नाम किया। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। हो जाएगा क्वेश्चन। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अभी अगर हम हाल ही में बात करें तो देखो एक चीज तो समझ लो पहले, इसका राइट आंसर जो होगा वो एस बैंक है। एस बैंक को क्या मतलब किया गया है? एस बैंक में दिक्कत बंधु ये हुआ कि इसका जो मार्केटिंग या इसके पास जो कैपेसिटी थी, जितना उसके पास धन था, इस बैंक की टोटल कैपेसिटी जो रही थी अगर उसकी हम बात करें तो 3 करोड़ 80 लाख था। ध्यान रखिएगा 3 करोड़ 80 लाख, जबकि ये मार्केट में 2 करोड़ 41 लाख कर्ज में चल रहा था। इसलिए आरबीआई के द्वारा ऐसा किया गया और यहाँ पे इसको हटाकर, और अभी आपको पता है कि एस बैंक का जो प्रमुख बनाया गया है प्रशांत कुमार को बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एस बैंक का प्रमुख एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, प्रशांत कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस बैंक, जो कि भारत की चौथी सबसे बड़ी निजी बैंक मानी जाती है। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, भारत की चौथी सबसे बड़ी निजी बैंक है आपका कौन सा बैंक था, एस बैंक। हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले। तो यही मैंने आपको बताया, आरबीआई ने इनमें से किसे एस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत कुमार। हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। लिखा है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 19वें एशियाई खेलों का आयोजन होंगझू चीन में आयोजित होगा, जिसका अगर हम मोटो याद कर लें या शुभंकर की बात करें तो इसमें 3 रोबोट हैं। ध्यान रखिएगा 3 रोबोटों को यहाँ पर इसका शुभंकर घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, होंगझू चीन में। ठीक है, चलो तो ये 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होना है, होंगझू चीन में होना है। अगला प्रश्न लेते हैं, खिलाड़ी वसीम जाफर किस खेल से संबंधित है? आपको मैं बता दूं, वसीम जाफर के नाम सबसे ज्यादा क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड है रणजी ट्रॉफी में और सबसे ज्यादा समय तक उन्होंने खेला भी है। तो इस हिसाब से वो क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की अपनी घोषणा कर दी है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो वसीम जाफर एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी खेलते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मैच भी खेले हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या है, सही। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के दौरान चर्चा में चल रही पीपीई किट का पूरा नाम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके पेपर के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा शब्द सुनते भी आ रहे हैं कई दिनों से, चर्चे में भी चल रहा है इस चीज। तो पीपीई क्या होता है? जैसा आप जानते हैं डॉक्टर पूरा सर से लेके पांव तक पूरा एक तरीके से पीपीई किट के माध्यम से पहने रहते हैं कि जिससे कि उनको कोरोना की समस्या ना हो और कोरोना से वो बचाव के लिए, अपने सेल्फ बचाव के लिए ऐसा वो किट का प्रयोग करते हैं। तो ये पेपर में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फिर से सुन लो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
तो ये इक्विपमेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन क्रिकेटर 5000 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बना है? तो ये राइट आंसर है आपका कौन सा? इसमें लिखा है किरण पोलार्ड, क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ध्यान सुनिएगा, किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और अभी आपको पता है कि वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। कहाँ से खेलते हैं? मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे IPL, तो ये इनके नाम है। और किरण पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी है? क्रिकेट खिलाड़ी है, तो वो आपके वेस्ट इंडीज के। ठीक है, चलो ऑलराउंडर कहे जाते हैं इनको। भारतीय थल सेना के कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। और भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? तो आप जानते हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में थल सेना प्रमुख है भारत के। तो इसका ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में दिनों में टीका सुर्खियों में रहा, BCG। इसका क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करंट में कराया था, तो आप तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। टीका बीमारी किस रोकथाम के लिए दिया जाता है? BCG का। तो इसका पूरा नाम बताया था बैसिलस कॉल्मेट ग्यूरिन। क्या बताया था? बैसिलस कॉल्मेट ग्यूरिन बताया था। और इसकी खोज किसने किया था? कॉल्मेट ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसको खोजा कब गया था? 1921 में खोजा गया था। और एक किस रोग के लिए? तो टीबी के लिए। मैंने बताया था टीबी रोग के लिए। और टीबी का पूरा नाम क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस, ये भी याद रखना। और टीबी के लिए भारत ने भी एक प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है अपने बजट 2020-21 में कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये भी याद रखना। और साथ साथ 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न वही है, BCG का टीका का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो बैसिलस कॉल्मेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है, बैसिलस कॉल्मेट ग्यूरिन। ये है आपका प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और यहां से मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा, इसलिए आप पहले से सचेत रहिए। वो प्रश्न क्या होगा? तो मैं बता दूं, प्रित्ज़कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसको आप नोबेल पुरस्कार कर सकते हैं, निर्माण के क्षेत्र का। और आपको यही बताना है कि इस बार यह पुरस्कार किसे दिया गया। प्रित्ज़कर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, ये क्वेश्चन आपको बताना है। और मैं बता दिया कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में यह पुरस्कार क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, इसका उत्तर। चलिए, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से हमने करंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात कर लिया। तो आज हम लोगों का ये करंट का जो था मार्च महीने का पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि थोड़ा हमको भी प्रोत्साहन मिले। और एक चीज़ और है कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते। देखिए, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, कुछ लोगों की ये भी भावनाएं होती है। देखिए, हम ये नहीं करते कि यूट्यूब पे सब लोग गड़बड़ी पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे कि हम ही सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं और कोई नहीं पढ़ाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको ये देख रहिएगा कि अगर आप किसी का भी वीडियो पढ़िएगा, वीडियो को छोड़ दीजिए, आप क्लास को ही देख लीजिए। अगर पूरे क्लास को आपने नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, पूरा क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये बात आपको ख्याल रखना, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आप मोबाइल लेकर या तो नेट अपना जो रिचार्ज करवाएं उसका फिजूल खर्च मत करिए। और इस विषम परिस्थिति में आप अपना उसका सदुपयोग करिए। और दूसरी बात कि एक आपको ध्यान रखना है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए।
ठीक है। जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊं उसको आप पूरा सुनने की कोशिश करिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आधा अधूरा चीज़ से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, ये चीज़ जानते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, ये आप अपने मन मस्तिष्क में एकदम बिल्कुल बैठा लीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करिए, क्वेश्चन पूरा आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन पूरा देखिए और एक बार आप जरूर भरोसा रखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन जो भी है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि आप इस विषम स्थिति में भी आप अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से बनाए रखें, ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाए उसको पूरा देखने की कोशिश करिए। और रही बात कि किसी को भी पढ़िए उसको पूरा समझिए, किसी से भी पढ़िए। हम ये नहीं कहते आप हम ही से पढ़ो, हम ये नहीं करें कि आप हम ही से पढ़ो, हम ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग अच्छे पढ़ाते हैं, आपको जिसका भी अच्छा लगे उसको पढ़िए। लेकिन हाँ, एक ही रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए। क्योंकि देखिए जब तक आप उस चीज़ों को पूरा नहीं समझेंगे, वो आपको लास्ट तक क्या देना चाहता है, क्या नहीं समझना चाहता है, वो क्या नहीं पढ़ाना चाहते हैं आपको। क्योंकि देखिए जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स अभी चला रहा हूँ, अल्टरनेट को मतलब टॉपिक में रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी इकोनॉमी है वो मैं पूरा कर दूँ, ठीक है। अब आप ये कहें कि बीच में वो पढ़ाइए, बीच में वो पढ़ाइए, तो देखिए आप इसका मतलब यही बनता है कि आप बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं और आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो अपने विचार हमसे जाहिर करते हैं वो विचार से हम समझ में आता है कि नहीं आप ऐसे ही पढ़ते हैं। अभी कुछ चीज़ें देख रहे हैं उसको पूरा देखे नहीं, तो दूसरा चीज़ देखे वो भी पूरा नहीं, तीसरा चीज़ देखे वो भी पूरा नहीं। तो इससे जानते हैं आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली सामने। और जो समय मिला है उस समय का आप सदुपयोग करिए, यही हम आपसे कामना करते हैं कि आप जल्द से जल्द सफल हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ इसके आगे का जो हम लोग क्लास लेंगे, इसके क्रैश कोर्स के माध्यम से हम अप्रैल मंथ के करंट के साथ उपस्थित होंगे और इसके लिए आप चलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।